एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम कर रहे थे क्लास 8 साइंस, जिसमें हम लोग कर रहे थे एक कंप्लीट मैराथन ऑफ चैप्टर 2, 3 एंड 4। सो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था इन कुछ सेल वॉल, न्यूक्लियस और ऊपर क्या था साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने चीज़ें जो हैं डिस्कस करी थी कि इनके जो वो क्या कहते हैं, इनके क्या फंक्शंस, हाँ भूल गई थी हे हाँ। सो जो फंक्शंस हैं ये इनके क्या क्या होते हैं, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, सेल वॉल का फंक्शन क्या है और साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन एक सेल में है क्या। तो हमने ये सब तो अच्छे से देख लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे कि सेल में डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो सेल में डिफरेंशिएशन क्या क्या हो जाता है, तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं एक स्टेप फर्दर में। स्टेप फर्दर में हम देखेंगे कि कैसे जो सेल है डिफरेंशिएट करता है एक प्लांट सेल में और एक एनिमल सेल में। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। सो सेल in all parts of plants have tiny rod shaped structure called plastids। यानी कि सेल जो है सारे प्लांट्स में हर किसी पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। हैव टाइनी रॉड शेप्स, और उनके पास टाइनी रॉड शेप के स्ट्रक्चर होता है। जो सेल है उनके टाइनी रॉड शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम प्लास्टाइड बोलते हैं। तो सम जो प्लास्टाइड होते हैं वो जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गए जो कि कंटेन करते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल याद आया 7th में पढ़ता, हाँ क्या था बना देते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है, हेल्प करता है प्लांट को ग्रीन, प्लस में फोटोसिंथेसिस करने। आ गया, याद आ गया? अरे हाँ याद आ गया। तो ऐसे भूलना नहीं है चीज़ें। तो होता क्या है कि जो प्लास्टाइड्स होते हैं जैसे कि क्लोरोप्लास्ट जो कि क्लोरोफिल कंटेन करते हैं विच मेक्स देम ग्रीन और हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में इन नॉन ग्रीन पार्ट्स। और जब जो नॉन ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट्स में वो क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं सब्सटेंसेस की। अब किसी दिन एक्स्ट्रा खाना बन गया तो फेंकेंगे क्या? वो नहीं, वो करेंगे स्टोर। जो नॉन ग्रीन पार्ट्स होते हैं, ग्रीन पार्ट्स स्टोर नहीं करते हैं, वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस, खाना बनाएंगे, बनाते जाएंगे। खाना नहीं खाना है हमको, वो बनाएंगे। और जो नॉन ग्रीन पार्ट होते हैं वो खाएंगे ठीक है। तो वो करते क्या है, स्टोर करते हैं सब्सटेंसेस को कि कभी इमरजेंसी में काम आ जाए। तो ठीक है। तो प्लांट सेल ऑल्सो हैव अ लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस कॉल्ड वैक्यूल। यानी कि जो प्लांट सेल होते हैं ना वो एक एम्प्टी लुकिंग स्पेस वैक्यूल, उसको जिसमें वो अपने सब्सटेंसेस को स्टोर करते हैं, तो उस जगह को हम बोलते हैं वैक्यूल। एक एम्प्टी लुकिंग स्पेस होता है वो, जैसे कि यहाँ देखो, ये जो एम्प्टी लुकिंग स्पेस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं। दिस हेल्प्स द प्लांट सेल स्टोर इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस। यानी कि ये हेल्प करता है एक प्लांट सेल को जो इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं स्टोर करने के लिए। गेट रिड ऑफ वेस्ट, जिसमें से जो वेस्ट है वो भी बाहर निकल जाता है और हेल्प करता है शेप को मेंटेन करने के लिए एक सेल की। दिस गिव द स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट, और स्ट्रेंथ और सपोर्ट भी देता है ये प्लांट को। इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर यूजुअली नॉट प्रेजेंट। लेकिन एनिमल सेल में आप जैसे कि यहाँ पे सेल देख सकते हो हमारा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी वैक्यूल प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे वैक्यूल प्रेजेंट नहीं है। और अगर प्रेजेंट होता है तो वो यूजुअली क्या होता है, स्मॉल होता है। ये प्लांट सेल में बड़ा क्यों होता है? प्लांट सेल में एक तो हेल्प करता है जो उसकी जो शेप है वो मेंटेन करने के लिए, वो प्लस में इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो इनका वैक्यूल होता है वो बड़ा होता है। These small vacuoles store certain substances dissolved in water। यानी कि अब एनिमल सेल में जो स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं वो ऐसी चीज़ों को स्टोर करते हैं जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो जाएं, सो अ सेल इज़ नॉट जस्ट अ सिंपल बैग ऑफ लिक्विड। यानी कि अब आपको तो पता चल ही गया होगा कि सेल की क्या भूमिका है। तो सेल एक नॉर्मल सिंपल बैग ऑफ लिक्विड नहीं है भैया। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट पार्ट्स। यानी कि वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो कि बहुत डिफरेंट पार्ट्स से बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देख लो भाई, कितने सारे पार्ट्स हैं यहाँ पे सेल के अंदर ही अंदर। एक छोटा सा सेल
जो इतनी सारी चीज़ें अपने अंदर कंटेन करके रख सकता है, तो सोचो हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें भरी हुई हैं जो कि हमें भी नहीं पता। ये क्या है ना। तो यही मीम यूज़ होनी चाहिए यहाँ पर कि मतलब ये क्या है, हमें तो पता ही नहीं है कि हमारी बॉडी में क्या क्या भरा हुआ है। ठीक है, तो जो सेल एक नॉर्मली एक सिंपल बैग ऑफ लिक्विड नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही डिफरेंट पार्ट से बना हुआ है, each with its own simple functions to allow the cell and in turns the entire organism to work। यानी कि इन सेल के छोटे छोटे पार्ट्स जो कि अलाउ करते हैं सेल को फंक्शन करने के लिए, सेम जब ये सेल्स जुड़ जाते हैं तो ये ऑर्गेनिज्म मतलब टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म। तो ये सेल ही हेल्प करता है हमें और पूरे ऑर्गेनिज्म को काम करने में। ठीक है, तो यहाँ पर हम पार्ट्स देख लेते हैं सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा जूम कर दिया मैंने। सो सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है। सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये पतली सी जो लाइनिंग दिख रही है आपको दोनों में, अंदर की तरफ ये तो इसमें अंदर की तरफ है और ये सेल वॉल इसकी बाहर की तरफ है। तो ये एक टाइप ऑफ बाउंड्री, मोटी बाउंड्री हो जाती है। तो होता क्या है, यहाँ पे देखो ये जो आपको मोटी बाउंड्री दिख रही है ना, ये ही हेल्प करती है इनका एक परफेक्ट स्ट्रक्चर को बनाने में। न्यूक्लियस दोनों में ही प्रेजेंट होता है और वो होना भी चाहिए क्योंकि वो ब्रेन ही होता है पूरे उसका क्या सेल का। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ इसी में होता है क्योंकि इसको करना होता है फोटोसिंथेसिस। साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, वैक्यूल सिर्फ इसी में होता है और होता एनिमल सेल में होता है तो छोटा होता है। और मिट्रोडोनेरिया ये क्या है, यहाँ पर शायद से ये फूड पाइप्स हैं, इसमें कुछ बताया नहीं गया है लेकिन शायद से मेरे को लग रहा है कि ये हैं जो फूड होता है ना साइटोप्लाज्म के अंदर, वो इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने अच्छे से सारे पार्ट्स कुछ भी नहीं छोड़ा, फंक्शंस, साइज, शेप, कलर तो नहीं पढ़ा लेकिन पढ़ लिया, देख लिया। इसमें देखो यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे पिंक है, येलो है, ठीक है, पढ़ लिया हमने। शेप, साइज, कलर प्लस फंक्शंस भी पढ़ लिया और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं सेल के अंदर, और हमने सेल के इम्पोर्टेंस के बारे में भी जान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ लेते हैं। हाँ, वी हैव नाउ अंडरस्टूड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। यानी कि अब हम जान चुके हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या है, लेकिन ये नहीं जाना एंड वी और आगे पढ़ लेते हैं फिर बताती हूँ मैं। And we now also understand that plants and animal cells differ in shape and structure। यहाँ पर अब हम जान चुके हैं, जैसे कि हमारा ऊपर जो एक डाउट था कि क्या वो सिर्फ शेप में ही अलग होते हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर अलग नहीं होता, क्या उनका फंक्शन सेम होते हैं। तो यहाँ पर हम वो चीज़ें भी जान चुके हैं। Do different animal cells also vary in their shape and structure। यानी कि डिफरेंस करना है हमें एनिमल सेल के बीच में, जो ऑल्सो वेरी इन देयर शेप एंड स्ट्रक्चर। यानी कि अब उसमें बताना भी शेप और स्ट्रक्चर क्या क्या है उसमें। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो जाता है वो आपको होमवर्क में जाता है, तो अगर आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, और अगर आपको नोटबुक में करना है तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल। यानी कि अब हम शेप, जो कि डिफरेंट शेप्स होते हैं, कैसे कैसे शेप्स होते हैं, और स्ट्रक्चर जो होता है सेल का, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो मैंने कलर भी चेंज कर लिया है। अभी हम लोग पढ़ते हैं शुरू। द मसल सेल एंड अ नर्व सेल ऑफ ह्यूमन आर शोन इन फिगर 2.6a। यानी कि अभी यहाँ पे दिखा रखा है हमें कि जो मसल सेल्स हैं कुछ इस तरीके के होते हैं और जो नर्व सेल्स हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये इतने ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर या फिर इनका एकदम अलग टाइप स्ट्रक्चर क्यों है। सो यहाँ पर आगे इनके फंक्शन जो है हम जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंट यू कैन सी इन देम। सिमिलैरिटीज और डिफरेंस आप क्या क्या देख पा रहे हो इसमें। अ मसल सेल इज अ शेप लाइक अ स्पिंडल। जो मसल सेल है इसका जो शेप है, ये देखो यहाँ पर जो शेप है इसका, ये कैसा शेप है इसका, स्पिंडल टाइप शेप है इसका, स्पिंडल टाइप शेप है इसका। ठीक है,
नर्व सेल इज़ वेरी लॉन्ग एंड हैज़ ब्रांचेस, यानी कि जो नर्व सेल्स हैं वो बहुत लॉन्ग है और उनके पास ब्रांचेस टाइप शेप है उनका, ठीक है। सिमिलरली सम सेल्स आर राउंड, और सिमिलरली यानी कि उसी की तरह कुछ जो शेप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, राउंड होते हैं, वाइल अदर्स आर लॉन्ग एंड थिन, और जो अदर्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और पतले होते हैं, ठीक है। द नंबर्स ऑफ सेल ऑल्सो वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो नंबर्स ऑफ सेल हैं वो भी वेरी करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। वाई डू सेल लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि हर एक सेल एक अलग से एक दूसरे से इतना डिफरेंट क्यों दिखाई देता है। डज द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल रिलेट टू इट्स फंक्शन, क्या इसका जो शेप है और जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से रिलेट कर पाता है अपने फंक्शंस में, मतलब अपने फंक्शन से उसका शेप जो है वो रिलेट कर पाता है। तो हाँ, सो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मसल सेल्स हैं वो मसल सेल्स कुछ इस तरीके के शेप में है, वो इस तरीके की शेप में क्यों है। तो अब ये जो इसका शेप है, इस नर्व सेल का जो शेप है, इसके जो फंक्शंस है कैसे रिलेट कर पाते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पर नीचे। तो देखो क्या बोला गया है। ओके, द यूनिक शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल हेल्प देम टू कैरी आउट देयर स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि जो यूनिक शेप है, साइज है, स्ट्रक्चर है और किसी सेल के, वो उसको हेल्प करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। यूँ नहीं कि उसने बोल दिया मेरे को तो डायमंड का शेप चाहिए तो ये वो, और वो काम ही नहीं कर पा रहा अपना जो उसको करना है, ठीक है। तो वही है, तो जो उसके स्पेसिफिक फंक्शंस है उसी के हिसाब से उसको स्पेसिफिक शेप, साइज और स्ट्रक्चर दिया गया है। बट ऑल्सो डू दीज सेल्स हेल्प इन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस इन बॉडी, क्या ये हेल्प करते हैं, ये दीज सेल्स यानी कि इन सेल्स, ये सेल्स हेल्प करते हैं डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए बॉडी में। लेट अस फाइंड आउट, चलो देखते हैं। यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 2.3 दैट इनर चीक सेल आर थिन एंड फ्लैट, यानी कि अभी हमने देखा कि एक्टिविटी 2.3 में जो इनर चीक सेल्स हैं ह्यूमन के वो थिन हैं और फ्लैट हैं। दे परफॉर्म अ प्रोटेक्टिव लाइनिंग ऑन द इनर सरफेस ऑफ द बॉडी, यानी कि वो ऑफ द चीक, सॉरी, तो वो करते क्या है, वो एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग और इनर सरफेस की प्रोटेक्टिव लाइनिंग को फॉर्म कर रहे हैं। नर्व सेल्स ऑल्सो नोन एज न्यूरॉन्स, जो नर्व सेल्स हैं ना उनको न्यूरॉन्स भी बोलते हैं हम, कैरी मैसेजेस इन अवर बॉडी, यानी कि मैसेजेस को कैरी करती है। अब जैसे कि मैं बोल रही हूँ, हाथों के रिएक्शंस दे रही हूँ या फिर कुछ भी कर रही हूँ, तो वो मैसेजेस पूरी बॉडी में मेरे ट्रांसलेट हो रहे हैं। पहले तो मैसेज जा रहा है कि पहले दिमाग में गया कि तुम्हें ये बोलना है, अभी तुम्हें ये बोलना है, तो फटाफट देखो, मतलब मैं बोलती जा रही हूँ, तो मैसेज अंदर ही अंदर न्यूरॉन्स के थ्रू, कैसे न्यूरॉन्स के थ्रू जो मेरे मैसेजेस हैं वो ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं। द elongated shape and branch-like structure help them to reach different parts of body and pass on messages quickly, यानी कि अब जो इनका हमने शेप देखा था, ऊपर चलते हैं एक बार, इनका जो हमने ये जो ब्रांच टाइप स्ट्रक्चर शेप देखा था, ये इनको हेल्प कैसे करता है। अब ये जो छोटी छोटी जो शाखाएं टाइप जो इनका स्ट्रक्चर है, ये एक सेल के पास जा रही होगी, यहाँ पे सेल है, ये सेल के अंदर भी जो हमारे जो ऑर्डर्स हैं उसको उसमें तक पहुँचा रही है, सेल से सेल कनेक्ट हो रहा है, फिर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर आ जा रहा है, मतलब ये एक सेल है, यहाँ पे छोटे छोटे सेल हैं, ये वैसे टाइप दे रखा है, यानी कि एक सेल को ये दे रही है, ये इस सेल को दे रही है, फिर उस सेल से इस सेल को पास हो रहा है, फिर यहाँ पे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर आ जा रहा है। तो ऐसे पूरी बॉडी में जो रिएक्शंस है ना, वो मतलब रिएक्शन बोल रही हूँ, जो मैसेजेस हैं वो फैल जाते हैं सो इन सेल्स के थ्रू। तो मतलब हमारी बॉडी में ऐसे नहीं है कि एक ही जगह पे सेल भरे हैं ना, पूरी बॉडी सेल से ही बनी हुई है। तो ये हेल्प क्या करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल को मैसेज जो पासवर्ड होते हैं, तो इतनी जल्दी मैं बोल रही हूँ, इतनी जल्दी मैं एक्शन कर रही हूँ, तो ये इन सेल्स के थ्रू ही हो रहा है, मैसेज मेरे दिमाग तक जा रहा है, बोल रहा है ये करो वो करो, तो ये सब हो रहा है इसके बीच में। समझ आया? आगे चलते हैं। तो जो नर्व सेल्स हैं उनको हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। तो इनका जो इलोंगेटेड और ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, ये इन्हें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में हेल्प करता है मैसेजेस को पास करने के लिए। सिमिलरली प्लांट सेल्स आर शोन वेरिएशन, प्लांट सेल्स ऑल्सो शो वेरिएशंस, यानी कि प्लांट सेल्स जो हैं वो वेरिएशंस दिखाते हैं। इन प्लांट्स टू
सेल में भी रेक्टेंगुलर, एलोंगेटेड, ओवल और इवन ट्यूब लाइक, यानी कि प्लांट्स में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमल सेल में ये होगा ना, सिर्फ प्लांट सेल में भी रेक्टेंगुलर शेप के, इलोंगेटेड, ओवल, इवन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स भी उसमें हो सकते हैं। भाई प्लांट को जैसे सिग्नल पहुंचाना चाहे वो कैसे भी अपना सेल रख सकता है, ठीक है। सम प्लांट सेल्स फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स दैट हेल्प कैरी वाटर थ्रू द प्लांट्स। तो कुछ प्लांट सेल्स होते हैं लॉन्ग ट्यूब्स के, लॉन्ग लंबी लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनके पास, ठीक है, जो हेल्प करता है वाटर को कैरी आउट करना पूरे प्लांट में, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डाइजेस्टिव सिस्टम इन क्लास ग्रेड 8। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, यानी कि अब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बने हुए हैं। अ ग्रुप ऑफ मसल सेल आर प्रेजेंट इन द फूड पाइप, यानी कि ग्रुप ऑफ मसल सेल हमने देखा था स्पिंडल टाइप शेप होता है उनका, कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो होता क्या है, जो मसल सेल का जब ग्रुप हो जाता है तो वो एक सेल वो क्या करते हैं जो कि फूड पाइप में प्रेजेंट होते हैं, वो हेल्प क्या करते हैं, जो दीज सेल्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स इन द वेव लाइक मैनर, यानी कि वो वेवी लाइक मैनर में क्या कहते हैं एक्ट करते हैं। क्यों एक्ट करते हैं, यहाँ पे देखो, इससे यहाँ पर हमने खाना खाया, इससे अब ये हमारी जो फूड पाइप हो गई, अब यहाँ से हमने खाना खाया, धीरे धीरे करते करते वो यहाँ पे आ रहा है, तो वो मोटी होगी ना, यहाँ से जगह यहाँ से पतली होगी, यहाँ से मोटी होगी। अब जो खाना वो नीचे आ गया तो यहाँ से नॉर्मल हो जाएगी, यहाँ से नॉर्मल हो जाएगी, यहाँ से पतली हो जाएगी, यहाँ से मतलब थोड़ी मोटी हो जाएगी, ठीक है। और ऊपर करते करते जैसे जैसे खाना नीचे आता जाएगा वो वहाँ से मोटी होती जाएगी, यहाँ से नॉर्मल शेप आता जाएगा उसका, यहाँ से नॉर्मल शेप, यहाँ से मोटी, यहाँ से नॉर्मल शेप, यहाँ से मोटी, ऐसे ऐसे करते वेवी लाइक स्ट्रक्चर उसका आ जाएगा, वेवी लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मतलब ऐसे ऐसे टाइप की वेवी लाइक स्ट्रक्चर इसमें आ जाता है। समझ आया तो कैसे क्या होता है प्रोसेस इसका। अब यहाँ पर बोला गया है कि दीज मूवमेंट्स आर पॉसिबल बिकॉज मसल सेल्स आर थिन फ्लेक्सिबल स्पिंडल शेप्स। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि ये इनका जो स्ट्रक्चर है ये क्या इनके फंक्शन से रिलेटेड है, जी हाँ, अच्छी तरीके से रिलेटेड। ओके वेट हाँ, तो ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं इसकी फंक्शंस में, थिन फ्लेक्सिबल हो, स्पिंडल शेप की हो ना, तब ये हेल्प करती हैं, ठीक है। द स्टमक ऑल्सो हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। और जो स्टमक होता है उसके भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं ताकि वो डिफरेंट टाइप से परफॉर्मिंग कर सके, मतलब फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। अब भाई जो ऑर्गन्स के डिफरेंट जो एक्शंस हैं ये सब हैं, तो उनको परफॉर्म करने के लिए ज़्यादा टाइम बोल रही हूँ, अलग अलग चीज़ें टाइप की शेप्स और सेल्स चाहिए होते हैं, तो इसीलिए हर एक ऑर्गन के पास अपना अलग अलग टाइप का सेल होता है, अलग अलग टाइप का शेप होता है, ठीक है। तो वही बताया गया है। मसल सेल्स इन द स्टमक वॉल हेल्प चर्न फूड, यानी कि मसल सेल्स हेल्प करते हैं स्टमक वॉल में, जो कि फूड को चर्न करने के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होते हैं। अदर सेल्स इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूसेस एंड एसिड्स दैट हेल्प ब्रेक डाउन फूड, यानी कि और जो अदर सेल्स जो स्टमक के अंदर वाली बाउंड्रीज में मौजूद होते हैं, तो वो जो डाइजेस्टिव जूसेस और एसिड होते हैं उसको हेल्प करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ फूड में। ऑल दीज सेल्स वर्क टुगेदर टू मेक डाइजेशन पॉसिबल, यानी कि ये सारी चीज़ें जब एक साथ में वर्क करते हैं तब वो जो डाइजेशन है वो पॉसिबल हो पाता है। तो समझ आ गया आप लोगों को कि कैसे क्या सब चीज़ें हैं इसमें। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि अब कैसे कैसे टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कितने लेवल्स के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं हमारी बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो वही हम लोग अभी देखने वाले हैं इसमें। तो नीचे चलते हैं। सबसे पहले ये देखो, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे सेल से ही बॉडी बनती है, सेल को ही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। तो ये देखो,
सेल एक ऐसी छोटी सी चीज़ है जो कि हमारी बॉडी में होती है, ठीक है। सेल से मतलब सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है जिससे सारी चीज़ें बनती हैं। तो देखो, सेल सबसे छोटी चीज़ है, सेल के बाद बनती है सेल जब इकट्ठा हो जाते हैं एक ही टाइप के सेल्स। जब अगर स्पिंडल टाइप के शेप्स मसल सेल्स एक साथ बन जाएंगे तो वो टिश्यू बन जाएगा, एक टाइप का टिश्यू बनेगा, तो वो ऑर्गन बनेगा। कोई सा भी ऑर्गन, ज़रूरी नहीं कि स्टमक ही बने, यहाँ पे वो कुछ भी बन सकता है और कोई सा भी ऑर्गन बन सकता है। उसके बाद में ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन बनेगा तो ऑर्गन सिस्टम बन गया तो हमारा इंसान बन जाएगा। तो ऐसे टाइप से एक दूसरे के ऊपर जो चीज़ें हैं वो डिपेंडेंट रहती हैं कि क्या करना है क्या नहीं, ठीक है, समझ आ गया। तो इन द बॉडी द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ कॉम्प्लेक्स वे। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जस्ट लाइक ब्रिक इन द बेसिक यूनिट ऑफ वॉल। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्म अ टाइप ऑफ टिश्यू। यहाँ पे हमें बताया गया है कि कैसे कैसे करके ये सब चीज़ें फॉर्म होती हैं। तो जो बॉडी है हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो एक तरीके से ऑर्गेनाइज की गई है कॉम्प्लेक्स वे। कैसे? क्योंकि सेल है एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, जस्ट लाइक अ ब्रिक। हमने देखा ऊपर जब हम ऑनियन पील सेल के बारे में पढ़ रहे थे तो उसके नीचे हमें ब्रिक्स का एग्जाम्पल, वॉल का एक एग्जाम्पल है। कैसे थी वो वॉल? वो वॉल की टाइप ऑफ यहाँ पे बताते हैं। वो वॉल की ऐसे है, यहाँ पे छोटी छोटी ब्रिक्स रखी हुई हैं, फिर उसके बाद में इधर ब्रिक्स रखी हुई हैं, ऐसे ऐसे करके करके एक वॉल अच्छे से बना दी थी ना उन्होंने। तो वो जो ब्रिक्स से वॉल बनी हुई है वो एक टाइप ऑफ हमारा सेल है। वो क्या है? सेल। ये जो एक पूरी वॉल है ये एक सेल या फिर ब्रिक जिसको हम बोलते हैं वो मानी जाएगी, ठीक है। तो वही बताया गया है यहाँ पे। तो जो ब्रिक है एक टाइप ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ वॉल है, वैसे ही जो सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, यानी कि जब ग्रुप सिमिलर सेल के जब ग्रुप बन जाता है तो उन्हें हम टिश्यू बोलते हैं। डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म एन ऑर्गन। और जब डिफरेंट टिश्यूज एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो उसको हम ऑर्गन बोलते हैं। देखो समझो, यहाँ पे सिमिलर सेल्स जब ग्रुप बनाते हैं तब वो टिश्यू बनता है। जब डिफरेंट टिश्यूज यानी कि डिफरेंट सेल्स के ग्रुप्स जब जुड़ जाते हैं तो टिश्यू बन जाते हैं। टिश्यू के बाद ऑर्गन और सेवरल ऑर्गन और सेवरल ऑर्गन्स, यानी कि जब डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स जब जुड़ जाते हैं तो यहाँ पर ये ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। दैट परफॉर्म्स एज अ मेजर फंक्शन ऑफ द बॉडी। और जो कि मेजर फंक्शन ऑफ द बॉडी है। कैसे मेजर फंक्शन ऑफ द बॉडी? अगर हम खाना खाएं वो पचेगा ही नहीं तो क्या होगा? नहीं होगा ना कुछ भी, मतलब हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं आ पाएगी, हम 2-3 दिन तक सर्वाइवल कर पाएंगे, फिर उसके बाद नहीं, मर जाएंगे हम तो, है ना। इसीलिए ये एक टाइप ऑफ मेजर फंक्शन को परफॉर्म करता है। ऑल द ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर मेक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। यानी कि अब ये जब सारे ऑर्गन सिस्टम जब बन जाता है तो ये जब वर्क टुगेदर करते हैं, जब साथ में काम करते हैं मिलकर, तो ये एक ऑर्गेनिज्म बना देता है। यहाँ तो फिलहाल हम ह्यूमंस बने हैं, लेकिन सारे जो एनिमल्स, प्लांट्स और भी छोटे छोटे टाइनी लिविंग क्रिएचर्स जो हैं वो भी कुछ इसी तरीके से बने हुए हैं। हाँ, भले ही उनमें ऑर्गन सिस्टम ना हो, ऑर्गन्स ना हो, लेकिन उनमें टिश्यू तो है। लेकिन कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल से ही बने हुए हैं, यानी कि उनकी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सिर्फ सेल ही है। वो एक सेल ही पूरी एक बॉडी है, ठीक है। तो उनके बारे में भी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो लाइक अ प्लांट और एनिमल, सो द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर, जो लेवल्स जो हैं वो यहाँ पे अभी देखो अरेंज करके दिखा रखे हैं। सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और फिर ऑर्गन। तो कुछ इस तरीके से हमारी जो बॉडी है वो बनती है। तो यहाँ पर आपको पता भी चल रहा है कि सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वर्क टुगेदर कैसे करते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, तो हमने सेल के बारे में अच्छे से पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं। These level of organization help us to understand how simple building blocks like cells come together to form a complex living unit. यानी कि अब ये जो these levels of organization जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, help us to understand how simple building blocks, कैसे छोटे छोटे सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि जो सेल्स हैं
वो जब टुगेदर फॉर्म हो जाते तो कितनी बड़ी बॉडी बन सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि एक छोटे से सेल ने हमें बनाया है, तो हमारे अंदर कितने सारे सेल हैं। तो समझ आया? लिविंग द लाइफ ऑफ कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म बीइंग विद अ सेल सिंगल एग, यानी कि जो लाइफ है वो कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म तभी हो जाती है जब एक सिंगल सेल एग, यानी कि द लाइफ ऑफ कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो लाइफ एक कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की है बीइंग विद अ सिंगल सेल, एक सिंगल सेल के साथ एग। द एग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म हैज एन अमेजिंग एबिलिटी टू डिवाइड repeatedly to form a complete living being made up of many cells, यानी कि एक एग के पास, एक एग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा अमेजिंग एबिलिटी होता है कि वो रैपिडली डिवाइड कर सकता है खुद को और भी एग्स बना सकता है जिससे सेल्स बन सकते हैं। टू फॉर्म कंप्लीट लिविंग बीइंग, ताकि वो कंप्लीट लिविंग, अब ऐसा तो है नहीं कि जो जब से हम पैदा हुए तब से वो जो बॉडी में हमारे सेल था वही चल रहे हैं, नहीं, उसकी लाइफ स्पैन भी होगी, शायद उसकी 3 मंथ लाइफ स्पैन होगी या फिर 2 मंथ। तो जो 2 मंथ 3 मंथ में जो सेल है वो मरे हुए क्या हमारी बॉडी में है? नहीं, वो बेस पर निकल चुके हैं। कुछ हमारे नाखूनों में आ जाते हैं, कुछ हमारे बालों में आ जाते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें दांतों में, बालों में, तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं, नाखून वाखून, तो ये सब डेड सेल्स से ही बनी हुई होती है। ठीक है, तो हर नया सेल जल्दी जल्दी अभी भी हमारी बॉडी में जो एग्स होंगे वो अपने आप को रैपिडली डिवाइड कर रहे होंगे, नए सेल हो रहे होंगे, कुछ मर रहे होंगे, कुछ जिंदा हो रहे होंगे, है ना? तो वो होता है। ठीक है, सच लिविंग बीइंग्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर। अब सच लिविंग बीइंग्स मल्टीसेलुलर किनको कहते हैं हम? मल्टीसेलुलर हम उनको कहते हैं जो जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। मल्टी, देखो नाम में ही है मल्टी सेलुलर, यानी कि जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स हों उनको हम मल्टीसेलुलर बोलते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड प्लांट्स आर ऑल एग्जांपल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि अब जो एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं और प्लांट्स हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स को इंक्लूड करके हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। ठीक है, अब एवर हर्ड ऑफ में देखो तो जो यहाँ पर हमें मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर के बारे में पढ़ना है। पहले ही मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे सिर्फ मल्टी सेलुलर के बारे में बताया गया है ऊपर, लेकिन नीचे यूनिसेलुलर भी आता है। यूनिसेलुलर, ये सी है, सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब इनका फंक्शन जान लेते हैं। अब देखो मल्टी सेलुलर क्या होता है? जिनके पास, जिनकी बॉडी में, जिनके जो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे सेल्स कंटेन करते हैं। यूनिसेलुलर क्या होता है? जो कि सिर्फ एक सेल से ही बना हुआ होता है। उसका एग्जांपल अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं एवर हर्ड ऑफ में। एवर हर्ड ऑफ में यहाँ पे देखो पिक्चर ही कुछ रिलेटेड दे रखी है, तो हम देखते हैं। तो जो एक एग होता है, the yellow part of the egg of an ostrich egg is a single cell। थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज, हाँ कैसे? तो देखो यहाँ पर तो जो योक है, जो येलो पार्ट होता है किसी एग का, वो ऑस्ट्रिच के, जैसे कि ऑस्ट्रिच का एग एक सिंगल एग है, यानी कि लार्जेस्ट नोन सेल इन द लिविंग वर्ल्ड, मेजरिंग अबाउट 130 mm to 170 mm ऑफ इन डायमीटर, यानी कि डायमीटर किसको बोलते हैं? जो बीच की चीज, हल्की सर्कल की बीच की जो लेंथ होती है, जो लेंथ होती है सर्कल की, उसको हम डायमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला क्या गया है कि यहाँ पे बताया ये गया है कि जो एग के बीच का जो सेंट्रल पोर्शन होता है ये एज अ न्यूक्लियस वर्क करता है। ठीक है, न्यूक्लियस वर्क करता है ये। उसके बाद में ये सबसे बड़ा सेल है लिविंग वर्ल्ड में, जिसकी जो मिलीमीटर की जो डायमीटर से तक है वो 130 to 170 mm है। ठीक है, द एग कंटेन्स एक्स्ट्रा नॉन सेलुलर मटेरियल, यानी कि वो एक ही सेल से है, मतलब जो एग होता है वो एक ही सेल है। शेल फॉर प्रोटेक्शन, एक सेल होता है प्रोटेक्शन के लिए। एंड द वाइट लिक्विड दैट नरिश द सेल ड्यूरिंग द कंटिन्यूड डेवलपमेंट, यानी कि जो वाइट अंदर जो पोर्शन होता है, एग जो लोग खाते हैं उनको पता होगा ऑमलेट कैसे बनता है, उनको तोड़ के जब खाते हैं तो वो जो वाइट पोर्शन निकलता है वो हेल्प करता है उस येलो पोर्शन को बनने में, ताकि वो अंदर आगे जाके कुछ बन सके। ठीक है, तो वही हेल्प करता
डेवलपमेंट के लिए। तो बताया ये गया है कि जो एग होता है वो भी एक सिंगल सेल से ही बना हुआ होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, जो सबसे बड़ा सेल है हमारी धरती पर वो है ऑस्ट्रिच का एग। तो यहाँ पर यही बताया गया है। अगली पार्ट में यहाँ पर हमारा जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 जो है वो ख़त्म हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम शुरू करने वाले हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 अभी तक देखा नहीं है तो देख लीजिए जाके, और पार्ट 2 फिर देख लेना, अभी पार्ट 3 आने वाला है।